नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज़ में। अभी कुछ दिन पहले मैंने हाथरस कांड से जुड़ी हुई एक स्टोरी आपके सामने प्रेषित की थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे हाथरस गैंग रेप पीड़िता की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा का कुछ लोगों ने कोर्ट के बाहर पीछा किया था और सीमा की उस समय पूरी घटना पर क्या प्रतिक्रिया थी। आज हाथरस कांड को लगभग 1 साल पूरा हो गया है और आज के मुद्दे यानी आज के बाद मास के साथ में मैं एक सवाल से पर्दा उठाने जा रहा हूं कि क्या 1 साल बाद भी पीड़ित परिवार का दर्द कम हुआ भी है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले कबीर न्यूज़ की टीम के सूत्रों ने हाथरस कांड से प्रभावित परिवार की मनोदशा को जानने का काम किया था और जो सच सामने निकल कर आया है वो महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण के दावों की जमकर फजीहत कर देगा। 1 साल बीत गया है, ना तो उस मासूम को न्याय मिल पाया है और ना ही उसके परिवार की खुशियों के आंगन में किसी और खुशी का आगमन हो पाया है। यहाँ तक पीड़ित परिवार का रोजगार खत्म हो गया है। गांव में उस परिवार से कोई बात नहीं करता है। परिवार डरा हुआ है और आरोप लगाता है कि अदालत में पेशी पर जाने पर उनका पीछा किया जाता है। परिवार का दुख इस बात से और लगाया जा सकता है कि अब परिवारजन कहते हैं कि न्याय मिलने तक वो अपनी पीड़ित बेटी की अस्थियों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल हाथरस का ये वही मामला है जिसमें पिछले साल 14 सितंबर को कथित तौर पर 19 साल की एक युवती का गैंग रेप हुआ था। उस बच्ची के गंभीर चोटें आई थी और वो चिल्लाकर सहायता न मांग सके, इसलिए उसकी जीभ यानी जुबान काट दी गई थी। अस्पताल में 11 दिन जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया था। लेकिन हृदय विदारक की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब पुलिस ने परिवार वालों की गैर मौजूदगी में रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। घर वाले उस बच्ची के तड़प रहे थे कि उन्हें कम से कम चेहरा दिखा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। आज इस दरिंदगी को हुए 1 साल हो चुके हैं और घटना के 1 साल बीत जाने के बाद भी पीड़िता का परिवार उस पीड़ा से गुजर रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। परिवार के दुखों का आंकलन हम इस बात से कर सकते हैं कि पीड़िता के बड़े भाई कह रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि यहाँ हमें घुटन होती है, यानी हमारे परिवार को घुटन होती है। हमसे कोई बात नहीं करता है, हमसे अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। मैं जानता हूँ कि सीआरपीएफ के जाने के बाद ग्रामीण हमारे ऊपर हमला करेंगे। मेरी 3 छोटी बेटियाँ हैं, मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। वो ये भी कहते हैं कि इस अमानवीय घटना के बाद ही उनकी नौकरी चली गई है और अब वो घर पर ही रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के पिता ने कहा, इस जगह को छोड़ना आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि हम लोग स्वीकारें। आखिर हमारा क्या कसूर है? हमने क्या गलत किया है? बेटी तो हमारी ही गई है। हम ना तो मंदिर जा सकते हैं और ना ही बाजार जा सकते हैं। हम हर समय घर पर रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अदालत का फैसला जल्द आए। आपको यादों के झरोके से निकाल कर बता दूं कि उस घटना के करीब 1 महीने बाद यानी अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों को झकझोर देने वाला फैसला सुनाया था। कोर्ट ने तब पूछा था कि क्या आर्थिक सामाजिक हैसियत की वजह से पीड़ित परिवार के अधिकारों को रौंदा गया है? क्या इसी वजह से उनकी प्रताड़ना हुई और क्या एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया? उस समय अदालत की बेंच ने यह भी कहा था कि हम इस बात की जांच करना चाहेंगे कि राज्य के अधिकारियों द्वारा मृतक के परिवार की आर्थिक और सामाजिक हैसियत का फायदा उठाकर उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है और उनका उत्पीड़न क्या किया गया है। कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए और भी अहम है क्योंकि पीड़ित परिवार दलित परिवार से है और पीड़ित परिवार के सामने जो लोग खड़े हैं वो ऊंची जाति के हैं और बार बार उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और शायद यही वजह है कि घटना के बाद उसकी अलग अलग कहानियां बनाकर प्रस्तुत की गई, जिसमें लव अफेयर से लेकर ऑनर किलिंग तक शामिल है। खैर, पुलिस का अपना एक अलग स्टैंड था इस पूरे मुद्दे पर और घटना के अलग अलग वर्जन सामने आए थे, लेकिन इन सभी के बीच जो छिपा था वो था सच, और वो सच निर्विवादित था और वो सच चीख चीख कर बयां कर रहा था कि पीड़िता की हत्या की गई।
खैर 1 साल बीत गया है और अभी भी परिवार को आस है कि शायद उसकी दिवंगत बिटिया के साथ न्याय होगा। हाथरस की बिटिया के भाई अपने नैनों से अश्रु यानी आंसू निकालते हुए कहते हैं, हमने अपने सभी भैंसों और गायों को बेच दिया है और मुकदमे के कारण अपना काम छोड़ दिया है। यहाँ तक कि अदालती सुनवाई के दौरान भी गांव वाले हमारा पीछा करते हैं और हमें और हमारे वकील को धमकाते हैं। हम जानते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा वकील इस केस को छोड़ दे, क्योंकि वो ऊंची जाति के आदमी हैं और उनको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे।